जरा ये वीडियो देखिएगा। बचपन से हमें ये पढ़ाया जाता था कि इस्लाम का अपना एक इंतहाई मुख्तलिफ बल्कि मुनफरिद सियासी निज़ाम है। ज़ाहिरी बात है कि जो भी इंसान मुसलमान होने पर फख्र करता है वो संजीदगी से इस बात पर तवज्जो देगा और ये समझेगा कि अगर इस्लाम का अपना एक निज़ाम है तो इस निज़ाम का इतलाक उसके दीनी फ़राइज़ में शामिल है। मैं भी इस मामले को संजीदगी से ही देखता आया हूँ और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ये बात समझूँ कि ये सियासी निज़ाम क्या है। हर सियासी निज़ाम की अपनी अपनी खसूसियात होती हैं, उनका अपना अपना इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इदारों का एक पूरा ढांचा होता है। मगर इन सब सवालों में शायद जो सबसे ज़्यादा अहम सवाल है वो यही है कि किसी भी सियासी निज़ाम में उस मुल्क या उस सल्तनत या उस रियासत की क़यादत कौन करेगा, उसकी खिलाफत या इमामत कौन संभालेगा। ये बुनियादी सवाल है कि उस शख्स को कैसे चुना जाएगा। ये थे जनाब डॉक्टर तैमूर रहमान साहब। रियलिटी ये है कि ये सिर्फ डॉक्टर तैमूर रहमान साहब की बात नहीं है, बल्कि परवेज़ हुद साहब हो गए, सैयद मुज़म्मिल साहब हो गए, और बहुत से एक लंबी चेन है देसी सेकुलर्स की, जो अपनी लाइल्मी की बुनियाद पे हमारे बच्चों को ये बावर कराना चाहते हैं कि इस्लाम का कोई सियासी निज़ाम नहीं है। इस ज़मन में दो चीज़ें वो बार बार रिपीट करते हैं। पहली ये कि चूंकि इस्लाम ने हुक्मरान के इंतखाब का कोई तरीका नहीं बताया है जो मखसूस तरीका है, देयरफॉर इस्लाम का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो मौजूद ही नहीं है। और दूसरी बात ये कही जाती है कि इस्लाम में तो सिर्फ कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, कुछ अखलाकी अक़दार हैं, यही कुछ है, ये निज़ाम तो नहीं होता। यही दो चीज़ें हैं जो आज हमें डिस्कस करनी है, और ये जो एंगल है इनका, ये लोगों को उनके जहन में ये लाना ज़रूरी है, जो इस वीडियो का मकसद है। पहली बात ये कि चूंकि इस्लाम में कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं और कुछ अखलाकी अक़दार हैं, ये कोई मखसूस सियासी निज़ाम नहीं हो सकता। नाउ इस्लाम का सियासी निज़ाम क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, ये समझने के लिए आपको पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, यानी कि बज़ाते खुद जो एक सियासी निज़ाम है वो क्या होता है, वो समझना ज़रूरी होगा, ताकि गलतफ़हमी दूर हो जाए कि इस्लाम के अंदर जो उसूल हैं उसका मतलब यह है कि इस्लाम का कोई सियासी निज़ाम नहीं है। अगर हम dictionary.com पे जाते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम की इस्तिलाह को सर्च करते हैं तो नतीजा ये आता है: ए कोऑर्डिनेटेड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, लॉज, आइडियाज एंड प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इटसेल्फ। यानी एक खास हुकूमत है, लेकिन वो कुछ खास उसूलों के तहत काम कर रही है। यानी कि जो सियासी निज़ाम है वो बुनियादी तौर पे कुछ उसूल हैं, और एक हुकूमत है मखसूस है जो उन उसूलों को एग्जीक्यूट कर रही है। यानी कि जो भी सियासी निज़ाम होगा वो कुछ उसूलों पे ही खड़ा होगा। दुनिया के किसी सियासी निज़ाम में A to Z कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता। दिस इज़ व्हाट दे नीड टू अंडरस्टैंड। लेकिन ये बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती। चलते हैं कुछ और हवालों की तरफ। जॉन रॉल्स, जो कि एक बहुत ही काबिल कदर प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं, वो कहते हैं कि जस्टिस इज़ फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एज़ ट्रूथ इज़ ऑफ सिस्टम्स ऑफ थॉट। यानी यहाँ पे वो इंसाफ को, अदल को एक वर्च्यू के तौर पे, एक वैल्यू के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं, और जो हुकूमतें हैं ऑब्वियसली उस बात की इंप्लीकेशन है कि उन्होंने इसको इंप्लीमेंट करना है। यानी कि बात फिर एक उसूल की तरफ चली जाती है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट डेविड ईस्टन कहते हैं कि द इंटरैक्शंस थ्रू व्हिच वैल्यूज आर अथॉरिटेटिवली एलोकेटेड फॉर ए सोसाइटी। ये बात वो पॉलिटिकल सिस्टम की डेफिनेशन में कहते हैं, यानी कि अगेन अथॉरिटेटिवली अप्लाई करना किस चीज को, वो सर्टेन वैल्यूज को, वर्च्यूज को। यानी कि बात फिर आ जाती है कुछ असूलों पे। लेकिन चूंकि इस्लाम के अंदर असूल पाए जाते हैं और उसके अंदर एक स्पेसिफिक तरीका इंतखाब नहीं है, इन दोनों चीज़ों को जमा करके हमारे देसी सेकुलर्स इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इस्लाम का कोई सिस्टम ही नहीं है। अगर इस्लाम का कोई पॉलिटिकल सिस्टम इस वजह से नहीं है कि इसमें उसूल हैं, तो फिर दुनिया में कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। इसलिए कि दुनिया का हर पॉलिटिकल सिस्टम असूलों पे खड़ा होता है। जो हुकूमत होती है वो रियासत की मैनेजर होती है, इसलिए वो हर कुछ अर्से के बाद मैनेजमेंट चेंज हो जाती है। उसका काम है कि वो उन असूलों को एग्जीक्यूट करे। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हमारे देसी हजरात नहीं समझते इस बात को, ये समझना नहीं चाहते हैं। कि वो ये कहते हैं कि अगर एक सिस्टम आपके पास मौजूद है असूलों का, तो उसको आप सियासी निज़ाम नहीं कह सकते। तो सवाल यह है कि जो जमहूरियत है ये किन सियासी असूलों पे खड़ी है? जो लिबरल डेमोक्रेसी है, ये जो कम्युनिज्म है, ये किन सियासी असूलों पे खड़ा है? क्या इसके अंदर A to Z एक एक चीज़ लिखी हुई होती है? एंड द आंसर इज नो। ये बहुत अहम हिस्सा था हमारे बच्चों को समझने के लिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि इस्लाम का जो सिस्टम है वो असूलों पे खड़ा हुआ है, जस्ट लाइक एनी अदर सिस्टम। लेकिन वो असूल क्या हैं, ये समझना ज़रूरी है। नाउ ये मैं समझा सकता हूँ बात दूसरे हिस्से में, जो कि ये है कि अगर हमारा कोई एक मखसूस तर्ज़ हुकूमत नहीं है, यानी कि हुकूमत में आने का तरीका नहीं है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेट्स मूव टू दैट। इस हिस्से में हम ये डिस्कस करने लगे हैं कि अगर किसी एक सियासी निज़ाम में कोई एक खास तरीक़ाकार हुकूमत नहीं है, कोई खास तरीका नहीं है, तो क्या उसका नतीजा ये निकलता है कि वो सियासी निज़ाम ही नहीं है? और द आंसर इज़ नो। लेकिन हमारे देसी हज़रात इसलिए हकीकत से बहुत पीछे हैं कि उन्होंने ये पहले से तय किया हुआ है कि इस्लाम का तो कोई सिस्टम है नहीं। हालाँकि हकीकत ये है कि इस्लाम का सिस्टम उतना ही कंसिस्टेंट है जितना दुनिया का कोई और सिस्टम है। मिसाल के तौर पे लिबरल डेमोक्रेसी पाई जाती है अमेरिका में, पाई जाती है बरतानिया में, पाई जाती है फ्रांस में, पाई जाती है बहुत से और ममालिक। लेकिन क्या यहाँ पे जो तरीका हुक्मरानी है वो एक ही है? एंड द आंसर इज नो। मिसाल के तौर पे कहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, कहीं पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो क्या पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का जुदा होना, क्या इसका ये मतलब है कि लिबरल डेमोक्रेसी कोई पॉलिटिकल सिस्टम सिरे से है ही नहीं, इसलिए कि इसमें जो तरीका इंतखाब है वो डिफरेंट है? क्योंकि आर्गूमेंट इसलिए वैलिड है कि ये कहते हैं कि पहले खलीफा दूसरे खलीफा का डिफरेंट था। भाई आपके तो एक ही वक्त में दो खलीफा का डिफरेंट है, तो व्हाट शुड वी डिराइव फ्रॉम दैट? जो लिबरल डेमोक्रेसी है ये कोई पॉलिटिकल सिस्टम है ही नहीं सिरे से। फिर उसके बाद जो लोग वोट डालते हैं, वो वोट कैसे डालते हैं, वो किसको डालते हैं? वो बहर रास्त सदर को डालते हैं या अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव को डालते हैं? और जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है वो आगे जाकर मुल्क के सदर को मुंतखब करता है। ये भी कोई इत्तेफाक नहीं है, और ये सब लिबरल डेमोक्रेसीज के अंदर हो रहा है। देन अनदर थिंग, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, एफपीटीपी। ये एक तरीका कार है जिसका मुकाबला सिंपल मेजोरिटी से है। दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। मिसाल के तौर पे
यूके में है, लेकिन फ्रांस में प्रेसिडेंट्स के लिए नहीं है। अब दोनों में फ़र्क क्या है कि जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, उसमें कि जो पार्टी भी या किसी एक हल्के में जो आदमी भी सबसे ज़्यादा वोट दे जाता है, वो इलेक्शन जीत जाएगा। कतई नज़र इस बात के कि उसने 50% से ज़्यादा लिए या नहीं। तो मिसाल के तौर पे एक आदमी एक हल्के में एक एमएनए या एमए एलए कुछ भी आप उसे कहें, मुख्तलिफ दुनिया के इलाकों में मुख्तलिफ नाम है उस टाइटल के, कि जो भी आपका उम्मीदवार है, मिसाल के तौर पे उसने 45% वोट ले लिए और बाकी जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी एक ऐसा उम्मीदवार नहीं जिसने 45% से ज़्यादा लिए, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के तहत ये आदमी इलेक्शन जीत जाएगा, इसलिए कि इसने सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वोट लिए हुए हैं। लेकिन जो सिंपल मेजोरिटी वाले हैं वो इस चीज़ से डिसएग्री करते हैं ऑन द बेसिस कि अगर इस आदमी ने 45% वोट लिए हैं तो इसका मतलब ये है कि 55% लोगों ने इसको रिजेक्ट किया है। 55% उन लोगों की बात हो रही है जिन्होंने वोट डाला है, बजाते खुद कितने लोगों ने डाला है वो एक और बात है। तो इस बेस पे हमें ये पसंद नहीं है। अब ये भी लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर हो रहा है, ये भी लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर हो रहा है। तो चूंकि एक तयशुदा तरीकाकार नहीं है कि इलेक्ट कैसे किया जाएगा लोगों को या हुकूमतों को, या लोगों को हुकूमतों के अंदर कैसे इलेक्ट किया जाएगा, तो इसका मतलब हम ये ले लें अब कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है ये तरीकाकार ही नहीं है। हाउ अबाउट सोशलिज्म? मिसाल के तौर पे लेनिन तो एक ज़ालिम आदमी था, उसने इंतहाई सफाकी और दरिंदगी से उसने तो कब्जे कर लिए। लेकिन उसके बाद जो सबसे ज़्यादा तगड़ा उम्मीदवार था खुद इन लोगों के नज़दीक, वो स्टालिन नहीं बल्कि ट्रॉट्स्की था। लेकिन स्टालिन ने ट्रॉट्स्की को धोखे से किसी दूर इलाके में भेज दिया जब लेनिन बहुत ज़्यादा बीमार था, और उसी हालत में उसकी डेथ हुई और ट्रॉट्स्की चूंकि वहाँ पे मौजूद नहीं था, देयरफॉर वो हुकूमत उसको नहीं मिली। तो ये तो धोखे से इसने कब्जा किया। तो खुद जो हिस्टोरियंस हैं मार्क्सिज्म के, वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। इनके आपका कोई तयशुदा तरीका नहीं था, बल्कि धोखे से एक हुकूमत में वो आदमी आ गया स्टालिन। तो अब इसको हम इस तरह से तय करने के, क्योंकि लेनिन वाला तरीका नहीं था और वो लिखा हुआ नहीं था, देयरफॉर जो मार्क्सिज्म है ये भी कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। मसला हमारे देसी हज़रात का ये है कि ये छोटी सी एक चीज़ को पकड़ के उसको एक्सट्रापोलेट कर देते हैं हर चीज़ पे। तो क्वेश्चन ये है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम होता क्या है? क्या सिर्फ हुक्मरान कैसे बनेंगे ये पॉलिटिकल सिस्टम होता है? नहीं, बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इकोनॉमी है, सोसाइटी की एथिकल वैल्यूज़ को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसके साथ हेल्थ है, एजुकेशन है, दिफा है, फॉरेन पॉलिसी है, बाकी दुनिया के साथ कोएग्जिस्टेंस है, जो शहरी है उसका रियासत का बाहमी ताल्लुक है, जो लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी नेचर है, पूरे का पूरा सेक्रेटेरिएट है, कल्चरल वैल्यूज़ की इंप्लीमेंटेशन है, मॉरल रॉन्ग्स को रोकना है, ये सारे का सारा पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा होता है। इन फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए एक मैनेजमेंट की पार्टी होती है जिसे कहा जाता है हुकूमत। अगर आपको ये नहीं मिल रहा कि वो हुकूमत कैसे सिस्टम में आएगी, तो हमारा देसी सेकुलर कहता है कि ये बाकी चीज़ें भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। कैसे नहीं करती? तो लेट्स डू अ कंपैरिजन। लेट अस से कि एक लिबरल डेमोक्रेसी में हमारे पास जो नेचर ऑफ लॉ मेकिंग है वो ये है कि इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक कानून बना सकते हैं। वेदर ये आइडिया अच्छा है या बुरा है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन बहरहाल ये उस ऑर्डर का एक हिस्सा है। अब हुकूमत में कोई कैसे आया है, फर्स्ट पास्ट पोस्ट के तहत आया है, सिंपल मेजोरिटी के तहत आया है, वो प्रेसिडेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर है, इट डज नॉट मैटर। बात यह है कि इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, इस पॉलिटिकल ऑर्डर के अंदर वो सिंपल मेजोरिटी के जरिए कानून बना सकता है। इसका मुकाबला आप करें इस्लाम के साथ। इट डज नॉट मैटर कि खलीफा कैसे आया है, एक वोट एक आदमी या कबाइल का मजमूई तौर पे वोट या जैसे भी है, क्योंकि इस्लाम ने तय ये किया है कि ज़बरदस्ती की हुकूमत नहीं होगी। ये मार्क्सिज्म नहीं है, ये बात तयशुदा है। जहाँ पे अल्लाह ने कह दिया है कि आपने अल्लाह की इताअत करनी है, आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है, वहाँ पे ये बता दिया है कि ऐसे साहिबान अमर जो कि आप में से हैं, सो उलुल अम्री मिनकुम, दोज़ हू आर अमंग यू, तुम्हारे ऊपर नाफिज नहीं हुए, ज़बरदस्ती वाले नहीं, बल्कि वो जो तुम्हारे कंसेंट से हैं। अब कंसेंट का तरीका ओपन है, उसूल तय हो गया है कि आएंगे वो आपके कंसेंट से। जब वो आ जाते हैं तो अब जो लॉ मेकिंग जो हमने बताया कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसमें मैन मेड हो सकती है, हमारे यहाँ तयशुदा है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में कि हदूद को आप छेड़ नहीं सकते हैं। ताज़ीर आप कर सकते हैं लेकिन हदूद की रोशनी में कर सकते हैं। वाई? इसलिए कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। लिबरल डेमोक्रेसी का एक पॉलिटिकल ऑर्डर है, उसका उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है, मार्क्सिज्म वालों की अपनी है, एंड यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस देयर। तो मिसाल के तौर पे जब सोशलिस्ट सेकुलर्स ने, चूंकि वो मैन मेड लॉज बना सकते हैं, तो उन्होंने रिलीजियस एफिलिएशन 1929 के कानून बना के हज़ारों की तादाद में रिलीजन के लोगों को मरवा दिया, इस्लाम को बैन करा दिया। ऐसे ही हमने देखा कि जो कमालिस्ट थे टर्की में, उन्होंने मैन मेड सेकुलर कानून बना के, चूंकि वो इस्लामी हुकूमतें नहीं थी, उन्होंने मज़ाहिब पे पाबंदी लगा दी, उन्होंने अज़ानों पे पाबंदी लगा दी। वो कर सकते थे। दूसरी तरफ इस्लामी सिस्टम है, आप किसी के मज़हब पे पाबंदी नहीं लगा सकते। आप किसी नॉन मुस्लिम को जो बेसिक मिनिमम इंसानी रिक्वायरमेंट जिसे शर्फ इंसानी कहा जाता है उससे नीचे आप ट्रीट नहीं कर सकते। दैट्स सिंपल। जो मर्जी आप कर लें, हदूद बन चुकी हैं, अल्लाह का कानून बन चुका है, अब इसके अंदर कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ आप जो मर्जी करते रहें। और ना, मैं इस चीज़ पे मैं नहीं कह रहा कि हमारा सिस्टम अच्छा है और उनका बुरा है, मैं ये कंपैरिजन नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं उनके अंदर क्या हुआ करता है। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी है कि वहाँ पे मैन मेड लॉ हो सकता है, यहाँ पे मैन मेड लॉ हो सकता है ताज़ीर की सूरत में, लेकिन उसके ऊपर जो गाइडेंस है, जो पहरा है, वो हदूद का है। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। इसके बाद आगे फिर आगे बात है, इकोनॉमी है, मुसलमानों की अपनी है, एजुकेशन सिस्टम मुसलमानों का अपना है, वो मजमूई तौर पे पूरे का पूरा एक सिस्टम है। बट द पॉइंट वी आर मेकिंग नाउ, वीडियो को खत्म करते हैं कि अगर आपको किसी एक सिस्टम में ये तयशुदा उसूल नहीं मिलता, ये लिखा हुआ नहीं मिलता कि आपका हुक्मरान, आपका सदर, आपका खलीफा, आपका वज़ीर आज़म, आपका हेड ऑफ स्टेट कैसे बनेगा, तो ये उस सिस्टम के, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम की नेगेशन की दलील नहीं हुआ करती, बल्कि वो सिर्फ इस चीज़ की दलील है कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। पॉलिटिकल सिस्टम इज मच मोर देन दैट। बाकी क्या है इस्लाम का सिस्टम, वो हम सीखो पे इंशाल्लाह कंटेंट ऐड करते रहेंगे। जो दो चीज़ें आपके सामने रखनी थी, उनकी समरी ये है कि हमने जो सेकुलर्स हैं इनके अपने दलाइल को
इनके अपने जो नज़रियात हैं उनको टेस्ट किया है उनके अपने दलाइल पे, और वो ये कि अगर आप ये समझते हैं कि एक मखसूस तरीका इंतखाब ना होने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल सिस्टम ही नहीं है, तो फिर दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, इसलिए कि आपका भी ये मसला है। और दूसरे ये कि पॉलिटिकल सिस्टम आप कहते हैं कि इस्लाम में तो सिर्फ गाइडेंस है, और हकीकत ये है कि दुनिया के हर पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर गाइडेंस ही हुआ करती है, इदारे बनाए जाते हैं उन्हीं गाइडिंग प्रिंसिपल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।